स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट के साइज़, इन सब चीज़ों की स्टडी की थी। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके फंक्शन क्या हैं, कैसे हैं, समझें। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लवक के कार्य। फंक्शन एक एक स्टडी करें तो ल्यूकोप्लास्ट के रूप में क्या करते हैं? भोजन संग्रह तथा उनसे से मतलब है विभिन्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से संबंधित उपापचय क्रिया में भाग लेना। क्रिया में भाग लेना। ये पहला फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट अगर वो एमाइलोप्लास्ट है तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करेगा, उससे संबंधित उपापचय क्रिया करेगा। अगर वो इलाइयोप्लास्ट है तो वसा का संग्रह और उनसे संबंधित उपापचय क्रिया। प्रोटीनोप्लास्ट या एलिरोप्लास्ट है तो प्रोटीन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करेगा। इसके बाद में आता है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक ये क्या मदद करता है? एक पौधे में ये है क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णीय लवक के रूप में क्या करेगा? वर्णीय लवक के रूप में कीटों को आकर्षित कर परागण, जबकि फलों द्वारा जंतुओं को आकर्षित कर बीज वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराता है। अब क्लोरोप्लास्ट के रूप में क्या करता है? तो
हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, कैसे होते हैं? हरे के रूप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन ग्लूकोज आदि को निर्मित करता है। या सरल भाषा में हम कहें तो ये सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वर्णीय लवक है, पौधों को रंगीन क्यों बनाया गया, ये समझने का विषय है। विभिन्न जो पुष्प होते हैं वास्तव में वो पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। इन रंगों को उत्पन्न करने का काम जो होता है वो कैरोटीनॉइड का है, जो हमने क्रोमोप्लास्ट में कल की डेट में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्रोमोप्लास्ट लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, इन सब चीज़ों को उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने एक एंथोसायनिन की भी बात करी थी, जो अलग अलग पीएच पर अपना रंग बदल सकता है और पौधों में जो पुष्प हैं उन्हें अलग अलग रंग प्रदान कर सकता है। ये रंग इसलिए दिए गए हैं पौधे को या पुष्प को जिससे कि वो कीटों को आकर्षित करे और परागण की प्रक्रिया संपन्न कराए। परागण से मतलब है कि जो नर प्रजनन भाग है जिसे परागकण कहते हैं वो जायांग तक यानी कि मादा प्रजनन अंग तक पहुंचता है। इसे पौधों में परागण कहा जाता है। तो निषेचन होता है और निषेचन से ही बाद में फल और बीज निर्माण होते हैं। तो पुष्पों के जरिए ये परागण संपन्न कराते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि फलों को रंगीन क्यों किया गया, तो फलों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वास्तव में देखा जाए तो फलों में 3 कंपोनेंट्स, एक खुशबू आती है, दूसरा उनमें एक अच्छा सा रंग होता है जो हम एनिमल्स को या विषमपोषी जीवों को आकर्षित करता है, और खाने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन होता है। इन तीनों की उपस्थिति में हम एनिमल्स उस फल की ओर आकर्षित होते हैं और फलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फलों को ले जाने के साथ साथ हम उनके बीजों को भी ले जाते हैं। तो वो बीज जब हम अपने घरों में फलों को खाते हैं तो वो बीज हमारे घरों के आसपास पहुंच जाते हैं। प्लांट यही चाहता है कि जंतु आकर्षित हों और वो हमारे बीजों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पूरी पृथ्वी पर बिखेर दें, क्योंकि प्रकृति का हर जीव ये चाहता है
कि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में हमारे ही समान जीव विकसित हों, हमारी ही प्रजातियों के जीव विकसित हों। तो प्लांट भी यही चाहता है, इसीलिए उसने फलों का निर्माण किया है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? हरित लवक के रूप में जो सोलर एनर्जी है, कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन है तो वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही संभव है, क्योंकि यही वो संरचना है, यही वो प्रकृति की अद्भुत शक्ति है जो सौर ऊर्जा को यानी कि सूरज की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में भोजन के रूप में बदल देता है। और यही भोजन हम सभी विषमपोषी जीव खाते हैं। तभी तो कई जगह बायोलॉजी में ये बात कही जाती है या इकोलॉजी में ये बात कही जाती है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है, सौर ऊर्जा है, सूरज की रोशनी है। और इसी से फिर कहा जाता है कि हम सभी विषमपोषी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। We all different heterotrophic organisms are directly or indirectly depends on plant for their food। हम अपने on food, हम अपने भोजन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। तो ये काम क्लोरोप्लास्ट करता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रकृति में जो भी पदार्थ एनर्जी प्रदान करता है वो सब के सब प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकृति के सभी ऊर्जा स्रोत जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट से ही बनते हैं। ये इसके बाद में हम एक और बात ध्यान से समझें, वो ये कि क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए है। ये जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के लिए कहा जाता है कि हम सभी जानते हैं कि जो केंद्रक का डीएनए है वो आनुवांशिक क्रिया में भाग लेता है। मतलब जनकों के लक्षण संतानों में उस केंद्रीय डीएनए के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये कोश का द्रव्य में मौजूद है, इनमें भी अपना खुद का डीएनए है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब मादा युग्मक का जीवद्रव्य जाइगोट के रूप में स्थानांतरित होता है, उससे एक नया जीव बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के जरिए स्थानांतरित होते हैं। इनका डीएनए भी कोशिका द्रव्य के जरिए स्थानांतरित होता है। तो हम इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता भी कहते हैं। तो इनका एक और फंक्शन हो जाता है। हरित लवक में
में स्वयं का डीएनए होता है। अतः इनके द्वारा कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। संपन्न होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है ये। अब ये तो कुछ खास फंक्शन की बात हो गई। क्लोरोप्लास्ट कुछ समय तक ये स्टार्च का स्टोर भी करते हैं, बाद में ये बात अलग है कि मेनली पौधों में जो संग्राहक भाग होते हैं, जैसे कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, उन्हीं में संग्रह होता है। तो कह सकते हैं कि इनमें स्टार्च का भी संग्रह होता है। ये भी इनका अपने आप में एक फंक्शन हो जाएगा। ये बात है। अब हम एक और हेडिंग पर डिस्कस करते हैं। वो हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड ही है कि क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति कैसे होती है। क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट या लवक, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति, प्लास्ट या फिर लवक भी कह सकते हैं की उत्पत्ति। तो कहा जाता है अगर एक कोशिका है वो विभाजित होती है तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो फिजन, द्विविखंडन प्रक्रिया संपन्न करते हैं और इस तरीके से नई कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पहुंचते हैं। याद रहे, क्लोरोप्लास्ट नई कोशिका में पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट से ही विकसित होते हैं। यदि किसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट को नए सिरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे हम एनिमल्स को ही ले लो, हमने करोड़ों वर्ष का विकास संपन्न किया, लेकिन हम जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पूर्वजों में या जो पहली उत्पत्ति थी बॉडी की, जो एनिमल्स की, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था और इसीलिए आज तक हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। तो कह सकते हैं नई कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पहले से या पूर्व उपस्थित क्लोरोप्लास्ट से ही
द्विविखंडन द्वारा या फिजन द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा पॉइंट भी है। कहा जाता है डी नोवो, क्लोरोप्लास्ट डी नोवो उत्पत्ति नहीं दर्शाता है। क्लोरोप्लास्ट को नए सिरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। डी नोवो शब्द एनसीईआरटी में लिखा गया है, जहाँ साइटोलॉजी के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पर 4th क्वेश्चन में जो लास्ट ऑप्शन है उसमें अपन देख सकते हैं वहाँ डी नोवो शब्द दिया गया है। तो डी नोवो शब्द इससे भी जुड़ जाता है। डी नोवो का मतलब होता है कि जिसे नए सिरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वो डी नोवो उत्पत्ति नहीं है। लेकिन डी नोवो उत्पत्ति वो होती है जिसे नए सिरे से बनाया जा सकता है। जैसे गोल्जी बॉडी, अगर कोशिका में गोल्जी बॉडी को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ईआर उसे दोबारा बना देगा। लाइसोसोम को रिमूव कर दिया जाए तो गोल्जी बॉडी उसे और बना देगी। लेकिन अगर कोशिका से हमने क्लोरोप्लास्ट हटा दिया, प्लास्टिड हटा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया, तो ये नए सिरे से उत्पन्न नहीं हो सकते। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डी नोवो उत्पत्ति नहीं दर्शाते हैं, नए सिरे से इनको विकसित नहीं किया जा सकता। These cell organelle, especially chloroplast and mitochondria, are developed pre-existing plastid and mitochondria. पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से ही नए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान से रखना। तो कह सकते हैं इनमें डी नोवो नए सिरे से डी नोवो तथा नए सिरे से उत्पत्ति नहीं होती है। ये पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट से या लवक से ही विकसित होता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अल्टमैन और सिम्पर दो साइंटिस्ट हुए, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हो रहा था, क्योंकि दुनिया में नेचर में हम ये मान के चलते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, मोनिरा के सदस्य आए थे, उनसे ही यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। एक नेचुरल बात भी है कि प्रकृति में हमेशा पहले एक सरल चीज़ आती है, वो फिर बाद में जटिल चीज़ में बदलती है। तो सबसे पहले सरल प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, वो जाके यूकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तित हुई। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव हैं। नील हरित शैवाल से ही क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कहा जाता है अल्टमैन एवं सिम्पर के अनुसार विकास क्रम के समय हरित लवक या फिर लवक, कंफ्यूज ना हो, की उत्पत्ति नील हरित शैवाल इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं,
ये प्रोकैरियोट है। से मानी जाती है, मानी जाती है। ये इसके फैक्चुअल इफेक्ट भी हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, नीलर शैवाल, वैसे ही डीएनए हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में देखा। बीजीए में भी 70S राइबोसोम होते हैं, वैसे ही राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में जो क्रोमेटोफोर हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उनमें सत्य प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल ए होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो ये 3 ऐसे एविडेंस हैं जो ये सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि नीलहरित शैवाल का कनेक्शन या संबंध क्लोरोप्लास्ट से है। ये एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, पहलू है कि आखिर नेचर में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति पर 3 अहम बिंदु हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये फिजन एनसीईआरटी में लिखा है, डी नोवो एनसीईआरटी की कंसेप्ट है। ये भी अनेकों रिसर्च पर आधारित, एविडेंस पर आधारित कंसेप्ट है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट का कनेक्शन साइनोबैक्टीरिया से माना जाता है। यस, नेक्स्ट सेगमेंट पर हम और डिस्कस करें, जैसे इसके बाद में एक पांडुरता होती है। ये बड़े काम की चीज़ है, क्वेश्चन बनता है इस पर। इट्यूलेशन क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग इज पांडुरता। पांडुरता मतलब इट्यूलेशन। ये इट्यूलेशन क्या है? तो इट्यूलेशन के लिए कहा जाता है कि इस पर पीएमटी में, नीट में क्वेश्चन बन चुका है कि जब एक पौधे को प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि कराया जाता है, ग्रोथ कराई जाती है, तब यह जो पौधे हैं या तो वो पीले रंग के हो जाते हैं या फिर वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम पांडुरता या इट्यूलेशन कहते हैं। एक्चुअली इसमें जो पीला रंग है उसके लिए इट्यूलिन हार्मोन को उत्तरदायी माना जाता है। अब रिसेंटली क्वेश्चन बना भी है नीट में, जब पौधों को प्रकाश की अनुपस्थिति में उगाया, या हम कहें तो ग्रोथ जाता है, तब पौधे सफ़ेद या पीले रंग में परिवर्तित होते हैं। इसे हम कहते हैं पांडुरता। इसे पांडुरता कहा जाता है। ऐसे
पांडुता कहा जाता है। ये भी एक फैक्ट है, इनमें पीला रंग इथियोलिन हार्मोन द्वारा उत्पन्न होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नीट में क्वेश्चन बन चुका है ये। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कहानी है अबाउट टू क्लोरोप्लास्ट। यस, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति एंड पांडुता। इसमें एक पहलू और याद कर सकते हैं हम, जो क्लोरोप्लास्ट जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तब C4 साइकिल में काम आता है। बस याद रखना है, मैंने पहले ही कहा कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान भी देना है। तो कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता, डायमॉर्फिज्म, ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये क्या होती है? कहा जाता है कि जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट दो आकृति के होते हैं। बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट ग्रेना रहित, जबकि पर्णमध्योतक में ग्रेना सहित होते हैं। जरा समझ लेते, चलिए, कि ग्रेना सहित ग्रेना रहित का क्या मतलब होता है। जैसे मान के चलो कि एक लीफ है, ये, इसमें ऐसे वैस्कुलर बंडल है, ऐसे इन वैस्कुलर बंडल के चारों ओर यहाँ एक बंडल शीथ होती है, इसे बंडल शीथ कहा जाता है। अभी हमें बस इतना ही समझना है कि द्विरूपता का मतलब क्या है। ये इसकी एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, और यहाँ जो हम सेल देखते हैं, कुछ इस तरीके की सेल, ऐसे, लाइक दिस, इन्हें हम मीजोफिल कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें भी होते हैं, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट कुछ और हैं और मीजोफिल के कुछ और हैं। तो ये बंडल शीथ, इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ग्रेना
रहित, और इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ये आर मेसोफिल, मेसोफिल, हिंदी में कहें तो पर्ण मध्योतक। ये अब इनमें कैसे हैं? ग्रेना सहित, ये आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ सहित हैं, यहाँ रहित हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये बात आपको आगे समझ में आएगी, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि क्लोरोप्लास्ट पौधों में दो आकृति दर्शाते हैं, आकृति प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता या डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो हमने अभी अभी आपके लिए स्टडी किया है। ओके, क्लोरोप्लास्ट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने अकॉर्डिंग टू मी एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे। आखिर क्लोरोप्लास्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या? जैसे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, निम्न में से कितने कथन हरित लवक के लिए सत्य है? पहला कथन है हरित लवक सभी पौधों में आवश्यक रूप से होते हैं। ये ध्यान से देखो, आप भी दिमाग लगाओ। ये दूसरी चीज़ ये है, इनमें dsDNA सर्पिलाकार होता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में उपचय एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज एवं
प्रोटीन निर्माण करते हैं। ठीक है, अब डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक डी नोवो उत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ये ई ऑप्शन है हरित लवक का वर्णीय लवक में परिवर्तन नहीं होता है। बोलो, ये मैंने 4 ऑप्शन दिए, वो 5 सेंटेंस दिए। ऑप्शन है आपके लिए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन है आपके लिए कितने सही हैं? तो 4, 3, 1। अब हम देखें, हरित लवक सभी पौधों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जिनमें हरित लवक नहीं होता, वो परजीवी होते हैं या फिर वो विषमपोषी होते हैं, जैसे कसकोटा, अमरबेल में कभी भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट या लवक मौजूद हो, लेकिन मेजॉरिटी में मौजूद होते हैं। तो ये दिस इज़ रॉन्ग। इनमें डीएनए सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार में स्पाइरल, मतलब चक्रीय नहीं है, जबकि इनमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर है, चक्रीय है। सर्पिलाकार यूकेरियोट का कैरेक्टर हो जाता है। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हरित लवक में उपचय एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही है। डी नोवो उत्पत्ति दर्शाते हैं, नहीं, इनमें डी नोवो उत्पत्ति नहीं होती है। हरित लवक का वर्णीय लवक में परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल गलत। ये चेंज हो सकते हैं। ऑल प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्जेबल। तो सही के नाम पर हम बात करें तो इसमें मात्र एक ही सही हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखें। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हरित लवक तथा ER में समान लक्षण का चयन कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन, दोनों में साइटोक्रोम तथा डीएनए होते हैं। दूसरा, दोनों
दो झिल्लियों से आवृत होते हैं, आवृत होते हैं। ओके, तीसरा ऑप्शन है दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में हो सकते हैं। चौथा, दोनों सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। राइट ऑप्शन। दोनों साइटोक्रोम डीएनए नहीं पाया जाता। साइटोक्रोम चलो हो भी सकता है, P450 पाया जाता है। दोनों दो झिल्लियों से आवृत हैं। ER पर सिंगल है, हरित लवक पर डबल है। दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में हो सकते हैं, ये सही है। क्यों सही है? ये समानता को शो कर रहा है। हो सकते हैं। प्लांट सेल में ER भी होती है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। दोनों सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, गलत। ये समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि जंतु कोशिका भी होगी, और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली नहीं होता है। अपवाद छोड़ दें जैसे यूग्लिना आदि, तो उनमें ज़रूर ये कहानी है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। अब हम एक और क्वेश्चन अच्छा है उस पर बात करते हैं। जैसे यदि एक पौधे को सभी आवश्यक खनिज तत्व, जल आदि उपयुक्त मात्रा में प्रदान किए जाते हैं। सभी को परफेक्ट अमाउंट में दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पत्तियां पीला रंग दर्शाती हैं। इसका कारण होगा क्या होगा? नंबर 1, N2 की कमी। दूसरा, प्रकाश की अधिकता।
तीसरा, जल की अधिकता का प्रभाव चौथा, पांडुरता, इट्यूलेशन। राइट आंसर पांडुरता होना चाहिए। जब सारी चीज़ें सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं, उपयुक्त मात्रा में उसे दी जा रही हैं, तो फिर कोई और वजह है ही नहीं कि उसका येलो कलर बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर क्वेश्चन अक्सर आता है, या चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है जो एक बार पूछा भी जा चुका है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वशासी सेमी ऑटोनोमस प्रकार का होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, जैसे ER है, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है गोल्जी बॉडी। तो कौन सा अर्धस्वशासी कौन सा होगा? सेमी ऑटोनोमस। ये क्लोरोप्लास्ट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये तो ये कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति को दर्शा रहे हैं। सेमी ऑटोनोमस नेचर को प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आप अभी स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इन्हें भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोसोम। तो हमारा क्रम, हमारा सीक्वेंस यही चल रहा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो जो इंक्लूड किए गए थे, जैसे ER है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इनकी हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हमने अभी लगभग फिनिश कर दिया है आपके लिए हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आप इन्हें अच्छे से स्टडी करें, समझें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। साइटोलॉजी अपने आप में इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा ये साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, वो बायोलॉजी के बहुत सारे हिस्सों में बहुत अच्छे से कमांड रखता है, चीज़ों को समझता है, उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। जो साइटोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उनमें दिक्कत रहती है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें, है ना। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये स्टडी से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। NCERT को ठीक से पढ़ें, NCERT की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कवर अप हो जाएगी। ये मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ इस स्टडी के दौरान। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे लिए है माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो आप थोड़ा सा रीड करें, समझें, उसके बाद
हम जो नेक्स्ट 12th लेक्चर लगाएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया पर है। जैसे क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने स्टडी किया है, वैसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। डिटेल इन द सेंस, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन देते हैं तो हम इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी जो सभी इंफॉर्मेशन है उन्हें इंक्लूड किए बिना हम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।